फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद किरू। आज हम ना बीपीओ की ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम इसका इंट्रोडक्शन वगैरह और इसके एडवांटेजेस वगैरह को पढ़ चुके हैं। आज बात आती है ड्रॉबैक्स की। तो वैसे अगर थोड़ा इंट्रोडक्शन के नाम पे इसका मतलब काम पूछे तो क्या होता है कि बीपीओ में ये होता है कि भाई कोई भी बिजनेस है वो सारे काम खुद से नहीं कर सकता, मतलब कर सकता है लेकिन कॉस्ट ज़्यादा है कि टाइम वगैरह लगेगा, तो वो सर्विसेज कहाँ से ले लेता है, बाहर की जो भी एजेंसीज वगैरह होती है वहाँ से। तो उसी के लिए हम बीपीओ का यूज़ करते हैं। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह होते हैं। कैसे? रिडक्शन इन कंट्रोल। कैसे रिडक्शन इन कंट्रोल कैसे हो जाएगा भाई? आपको जब किसी भी एजेंसी को आप काम दोगे तो आपको उसे थोड़ा बहुत पावर वगैरह देनी पड़ेगी, अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह साइन करनी पड़ेगी। तो जो वो आपकी एक्टिविटीज़ होंगी उन पर कंट्रोल तब बाहर की एजेंसी का हो जाएगा, आपका थोड़ी ना होगा। तो यही बोल रखा है कि आउटसोर्सिंग के प्रोसेस के अंतर्गत कुछ पार्ट ऑफ फंक्शंस है ना वो बाहर की एजेंसीज को देने पड़ते हैं और उन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, इसीलिए कहता है कि इसके कंट्रोल में कमी आती है और जो बाहर की एजेंसीज वगैरह होती है वो फर्म के काम में इंटरफेयर करती हैं। दूसरा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन कैसा रहा? देखो, वो क्या करते हैं कि मतलब भाई कम कॉस्ट देते हैं, मतलब भाई अपना खर्चा कम करवाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं और उन्हें पे कम करते हैं। ऐसे ही बाहर की एजेंसी भी कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करती हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहते हैं कि प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाए, कॉस्ट कम आए और एम्प्लॉयज़ की इफिशियंसी भी ज़्यादा हो, मतलब जो काम कर रहे हैं इसके लिए वो क्या करती है, उनके ऊपर दबाव डालती है, उन्हें कम पे करती है। इसके कारण क्या होता है, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। ऐसे ही जो बीपी होता है उसमें भी जो आउटसाइड एजेंसी है जो सर्विस दे रही है वो क्या करती है, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए एक्सप्लॉयटेशन करती है एम्प्लॉयज़ का, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा कर लेसर वेजेस में। फिर आता है लैक ऑफ सीक्रेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये कैसे? अब बाहर की एजेंसी से आप काम करवा रहे हो तो आपको उसे इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। अब एक एजेंसी क्या सिर्फ आपकी कंपनी को थोड़ी ना मैनेज कर रही है, वो तो बहुत सारी कंपनीज वगैरह ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, कंपटीटर्स के पास पहुँच जाती है। तो कहते हैं कि जो फर्म है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है आउटसाइड एजेंसी के साथ। इसके साथ क्या होता है कि फियर आ जाता है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है उसका कंपटीटर के पास पहुंचने का। जो ये एजेंसी होती है ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, ये ना सर्टेन पार्ट्स ऑफ अपने काम को मतलब पूरा करती है कम टाइम में। लेकिन वही बात है, सिक्योरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन की कमी होती है क्योंकि एक साथ ये बहुत सारी सर्विसेज देती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को। लेस अपॉर्चुनिटी इन जॉब। कहते हैं कि जो बीपीओ सिस्टम है ना, कॉमन मैन बिलीव करता है कि ये रिड्यूस कर देता है चांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को। कैसे? अब देखो, छोटे छोटे काम के लिए हम बाहर की जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एजेंसी होती है, उन्हें हायर करते हैं। तो जो भी लोग होते हैं उन्हें ये लगता है कि भाई अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई छोटा मोटा काम होगा तो उसके लिए हमें हायर नहीं किया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगा। ऐसे ही फॉरेन में भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये जो एजेंसी होती है सर्विस देती है, तो यही लगता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब की कमी आती है, मतलब एक टाइप से कहे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। देखो, लेसर इंपॉर्टेंट वर्क है वो इन एजेंसीज को दे दिया जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है, काम की कमी हो जाती है। जो फर्म होती है अब उन्हें एम्प्लॉयज़ वगैरह की जरूरत नहीं होती काम के लिए, तो इससे क्या हो जाती है, जो फॉरेन में भी ये सर्विस वगैरह में भी अपनी सर्विस दे देते हैं तो जो काम होता है उसकी कमी हो जाती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। डिक्रीज इन मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनके मोरल में कमी आती है क्योंकि जो पर्पज़ है ना कॉस्ट रिडक्शन का वो ये होता है कि ना कॉस्ट को रिड्यूस करो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत फेयर वेजेस वगैरह नहीं दी जाती। इसके कारण क्या हो जाता है, एम्प्लॉयज़ का मोरल कम होता है, मोटिवेशन कम होता है। अगर उन्हें फेयर वर्किंग कंडीशंस नहीं मिलेंगी, पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा डिसीजन मेकिंग में, तो नॉर्मल सी बात है कोई भी एम्प्लॉय ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना चाहेगा, तो उसके मोटिवेशन में कमी आएगी। फिर इंक्रीज कंपटीशन। कहता है कि बीपीओ सर्विस के कारण कंपटीशन है ना वो बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ जाता है। हर फर्म क्या चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ, और वो क्या यही कारण होता है कि कट थ्रोट कंपटीशन बढ़ जाता है मार्केट में, और जो अवॉइडेबल कंपटीशन वगैरह होता है ना उसके कारण क्या हो जाता है कि लोअर प्रॉफिट हो जाता है बिजनेस फर्म में। मतलब एक टाइप से कहें तो हर कोई क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी पर ध्यान देता है, बाहर से सर्विसेज वगैरह ले लेता है, इससे कंपटीशन वगैरह बढ़ जाती है। एक टाइप से कहें तो और भी प्रॉब्लम बता सकते हो, लाइक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइम जोन वगैरह है। अब बात आते हैं कि किस किस प्रकार की सर्विस ले सकते हो आप बाहर से। एरिया आउटसोर्सिंग, तो हम बहुत अलग अलग प्रकार की सर्विसेज लेते हैं। कहाँ से? आउटसोर्सिंग की हेल्प से। जैसे इसने एग्जांपल दे रखे, फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब पैसे से रिलेटेड हो गई। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, बाहर से एडवर्टाइजमेंट वगैरह, कुरियर सर्विस, एक जगह से दूसरी जगह हम हमारा कोई प्रोडक्ट वगैरह सेंड करना चाहते हो। कस्टमर सपोर्ट सर्विस मतलब कस्टमर की कोई कंप्लेन वगैरह हो या कस्टमर को कोई सर्विस देनी हो। वुमेन रिसोर्स सर्विस मतलब वुमेन से रिलेटेड जैसे रिक्रूटमेंट वगैरह में जो हमारी हेल्प है। कंसल्टेंसी सर्विस मतलब जैसे डिसीजन लेना है तो उसके लिए कंसल्ट वगैरह करना एक्सपर्ट्स वगैरह से। तो इस प्रकार की सर्विस हमें कहाँ से मिल जाती है, आउटसोर्सिंग से मिल जाती है। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज कहता है कि जो मैनेजर होते हैं ना बिजनेस के, वो बेनिफिट लेते हैं आउटसोर्सिंग से। किसका? फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का। ऑर्गेनाइजेशन है,
अब देखो फाइनेंशियल सर्विसेज में इसने बता रखा है भाई अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने होते हैं तो एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है अकाउंट्स वगैरह को बनाने के लिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना उन्हें उनकी अच्छी नॉलेज होती है। तो बाहर की जो एजेंसी वगैरह होती है हम उन्हें अपॉइंट कर लेते हैं जो हमारे अकाउंट्स वगैरह बनाने, जैसे हम देखते हैं ना कंपनी में सीए वगैरह को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, दूसरा डिबेंचर मतलब बाहर से अगर हमें शेयर वगैरह इशू करके लोन वगैरह राइज करना हो तो भी फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारी एजेंसी वगैरह हेल्प कर देती हैं। ठीक है, अलग अलग लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना हो। ठीक है, दूसरा दे रखा है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज मेनली एन आउटसाइड सोर्सेज से ही होती है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर कर ली जाती है बिजनेस फर्म के द्वारा। जो ये फर्म होती है ना प्रेजेंट करती है अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी डिटेल्स को प्रोडक्ट वगैरह की किसके सामने, एजेंसी के सामने। और एजेंसी क्या करती है इन सभी डिटेल्स के बेस पर अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह का डिजाइन वगैरह तैयार करती है। और उस नॉलेज के बेस पर ये एजेंसी भाई अब हायर एजेंसी है बहुत सारी कंपनियों से अटैच होगी तो उससे अच्छी क्रिएटिव पावर होगी, उसका यूज़ करके वो डिजाइन वगैरह, टाइम एडवर्टाइजमेंट, ड्यूरेशन वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करती है। फिर बात आती है कुरियर सर्विसेज की। कुरियर सर्विसेज भी मतलब पोस्टल सर्विसेज का एक पार्ट होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है जैसे सर्विस, लेटर, पार्सल वगैरह डिलीवर किए जाते हैं प्रॉपर पैलेस पर और कम लागत में। ठीक है, तो देखो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये ईजियर हो जाती है, मतलब कम टाइम में ही की जा सकती है पोस्ट ऑफिस के कंपैरिजन में, और फुल सिक्योरिटी होती है। जो ये कुरियर सर्विसेज होती है ना ये मतलब क्यों की जाती हैं, जैसे भैया हमें कोई डिलीवर करना हो, डॉक्यूमेंट वगैरह, लेटर वगैरह, सैंपल करने हो प्रोडक्ट वगैरह के एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक टाइप से कहें तो डिलीवरी का मतलब यही होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कोई भी कस्टमर सपोर्ट सर्विस। तो इसके अंदर का हमें पता है कस्टमर किंग होता है मार्केट का, तो ये फैक्ट एप्लीकेबल है कि आज के टाइम में कि उसको हमें अच्छे से डील करना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाते हैं किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा और जो ज़्यादातर डिमांड में होते हैं कस्टमर्स के द्वारा, वो उनके द्वारा ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। तो यही कह रखा है कि जो मॉडर्न कंसेप्ट है मार्केटिंग की उसका मेन पर्पज़ क्या है कि जो टर्नओवर है, मतलब टर्नओवर क्या होता है कि भाई जो सेल्स वगैरह है उसको बढ़ाना, लेकिन वो कब हो सकता है जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा। सिर्फ सेल्स बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना है उससे कुछ नहीं होगा, सेटिस्फाई करना कस्टमर को जरूरी होता है। वो कब होगा जब उन्हें आफ्टर सेल सर्विस वगैरह भी अच्छी मिले। तो इसमें कौन हमारी हेल्प कर देती है, बाहर की एजेंसी वगैरह, उन्हें टाइम पर डिलीवरी करना, आफ्टर सेल सर्विस देना। जैसे भाई टेलीविज़न वगैरह में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो घर जाकर उसको ठीक करना, ये सब प्रॉब्लम को दूर करना, तो इसमें हमारी आउटसोर्सिंग हेल्प करता है। ठीक है, फिर बात आती है इसमें हमारी ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज। कहते हैं कि आज के टाइम में जो एम्प्लॉयज़ वगैरह है ना उनसे जो रिलेटेड सर्विसेज है वो आउटसाइड से ली जाती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहते हैं कि जो उसके एम्प्लॉय किए गए हैं उन्हें ना अच्छी ट्रेनिंग वगैरह मिली हो, उन्हें अच्छी नॉलेज हो। इसमें हमारी हेल्प कौन कर देते हैं, आउटसोर्सिंग सर्विसेज। वो क्या करते हैं राइट पर्सन को राइट जॉब पर राइट टाइम में प्रोक्योर करने में हेल्प कर देती हैं। ठीक है, तो इससे देखो ये देखा सिलेक्शन ऑफ राइट एम्प्लॉय, रिक्रूटमेंट ऑफ बेस्ट एम्प्लॉय, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, फिक्सेशन ऑफ एम्प्लॉयज रिम्यूनरेशन, लेबर वेलफेयर सर्विस, तो ये सब वो हमारी हेल्प करते हैं। फिर आते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है ना किसी भी पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड, देर एग्जिस्ट ऑलवेज ए प्रॉब्लम, तो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती है कि जो डिसीजन लिया गया है वो करेक्ट है या नहीं। तो इस रिलेशन में जो क्या कहती है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है ना वो एक्सपर्ट्स वगैरह की सलाह लेना ज़्यादा पसंद करती है, उनके साथ कंसल्ट वगैरह करना। इसमें कौन हेल्प करती है, आउटसोर्सिंग सर्विसेज वगैरह। तो एप्रोप्रिएट और जस्टिफाइड कंसल्टेशन के लिए भी बिजनेस फर्म इसका यूज़ करके चलती हैं। अब देखो इसने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि किस किस प्रकार की सर्विस आप आउटसोर्सिंग से ले सकते हो। ठीक है, अब बात आती है आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग लगते तो ऐसे हैं दोनों एक जैसे हो, लेकिन इनफैक्ट इनमें ना कुछ सिमिलरिटी के साथ साथ है ना बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। आउटसोर्सिंग तो हम पढ़ ही चुके हैं कि भाई इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि कुछ जो इतने इंपॉर्टेंट काम नहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको बाहर की जो भी एजेंसी वगैरह होती है उन्हें दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो आउटसाइड एजेंसी होती है वो प्रोफेशनल होती है उन काम करने में, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के लिए वो ये काम करती हैं, एक्सीलेंस होती है उन्हें अपने काम को करने में। इसे इफिशियंसी में अच्छे काम मतलब काम अच्छे से हो जाता है और कम लागत में हो जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है, इसमें एक एग्रीमेंट किया जाता है परचेजिंग कंपनी के बीच में और जो वेंडर फर्म होती है, जो आउटसाइड एजेंसी वगैरह होती है, और जो टर्म्स कंडीशन वगैरह होती हैं वो क्लियर की जाती है। कंपलसरी होता है परचेजिंग कंपनी के लिए जितनी भी रूल्स रेगुलेशन क्लियर कर गए हैं वो उनको फॉलो करे। ठीक है, तो यही इसमें बता रखा। अब इनके बीच में डिफरेंसेस हम पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, देखो आउटसोर्सिंग के मीनिंग से क्लियर है कि इसके अंतर्गत सर्विस है ना आउटसाइड एजेंसी से ली जाती है, किसके रिगार्डिंग, जो भी बिजनेस की अलग अलग एक्टिविटीज है उनके रिगार्डिंग। इसके अंतर्गत एक एग्रीमेंट होता है जिसके बेस पे गुड्स को बेचा या खरीदा जाता है, सर्विसेज वगैरह। इसमें आउटसोर्सिंग में जो आउटसाइड एजेंसी होती है फ्री होती है अपने काम को करने के लिए खुद से, लेकिन इसमें क्या होती है कि फ्रीडम नहीं होती, वहाँ पे है ना उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशन लगाए जो उन्हें फॉलो करने होते हैं, इंटरफेरेंस होता है। इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता जो भी एक्टिविटीज़ होती है आउटसाइड एजेंसी वगैरह की, जबकि इसमें कॉन्स्टेंट कंट्रोल होता है जो अभी आउटसाइड एजेंसी की एक्टिविटीज़ होती हैं।
जो फर्म होती है ना आउटसोर्सिंग में, वो प्रोफेशनली मैनेज होती है, उनका जो वर्क होता है वो ज़्यादा इफिशियंट होता है, इसके कारण कॉस्ट भी कम हो जाता है। जबकि जो कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म होती है वो इफिशियंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इनके कारण जो मतलब हर वर्क है वो ना अच्छे से एक्यूरेसी से किया भी जा सकता है और नहीं भी। इसमें कहता है कि जो आउटसोर्सिंग है उसमें जो बिजनेस यूनिट होती है वो सक्सेसफुली अचीव करती है अपने टारगेट को अच्छे मैनर में, जबकि कॉन्ट्रैक्टिंग में ज़रूरी नहीं है कि वो उसको अचीव करेंगी ही। जो आउटसोर्सिंग होते हैं उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होती, कोई कंडीशंस नहीं होते जो फॉलो करने पड़े, जबकि इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं जिनको फॉलो करना ही पड़ता है एग्रीमेंट में जो डिसाइड किए गए थे। अब बात आती है आउटसोर्सिंग और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या डिफरेंस है। देखो लोगता तो दोनों सेम है कि भाई बाहर से ही हम सर्विस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस है। पहला देखो डिफरेंस दे रखा है नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग डिफरेंस आ जाए। नेचर ऑफ वर्क मतलब देखो आउटसोर्सिंग में तो बता रखा भाई प्री डिटरमाइन होता है कि मतलब जो फर्म है उसे जो भी सर्विस बाहर से लेनी है कि व्हाट इज टू बी डन। इनफैक्ट इस सिचुएशन में कहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वर्क की वो असाइन की जाती है आउटसाइड एजेंसी को और अज्यूम किया जाता है कि वो काम को पूरा करेगी इफिशिएंटली और इकोनॉमिकली। दूसरे शब्दों में कहे तो वो हाई लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है उसे टेक्नोलॉजी वगैरह की जो यूज़ करती है अच्छे से काम को करेगी। एक टाइप से कहे तो आउटसोर्सिंग के अंतर्गत ना पूरा बिलीव होता है आउटसाइड एजेंसी पर, जबकि जो बीपीओ होता है उसमें वर्क को असाइन नहीं किया जाता सिर्फ, बल्कि जो आउटसाइड एजेंसी होती है उसे प्रोसेस वगैरह भी डिसाइड करके दिया जाता है कि तेरे को ये काम कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, ठीक है। और इनको करने के अलावा कहता है कि जो बिसाइड्स क्रिएटिविटी ऑफ डूइंग द वर्क वो भी एनालाइज की जाती है, किस तरीके से करना है, कैसे एफिशिएंट वे में करना है। ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वैल्यू एडिशन को बढ़ाएंगे। जो बीपीओ है उसके अंदर सर्टेन वर्क असाइन किया जाता है दूसरे आउटसाइडर्स को, ठीक है। तो इसमें यही बोल रखा है कि इसमें फाइनेंशियल सर्विस, एडवर्टाइजिंग सर्विस, ह्यूमन सर्विस ये सब ली जाती है। तो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है थोड़ा बहुत। अब बात आती है कि बीपीओ को डिटरमाइन करने में कौन कौन से फैक्टर है जो आप ध्यान में रखोगे। तो देखो प्रोसेस ऑफ बिजनेस यूनिट है ना वो कंप्लीटली एनालाइज होना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कितनी फेयर कॉस्ट होगी, मतलब कॉस्ट वगैरह कितनी आएगी, एस्टिमेट करना चाहिए सेविंग के रिगार्डिंग वगैरह। राइट ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है ना वो दोनों पार्टीज की क्लियर होनी चाहिए। जो वर्क किया गया है वो फेयरली मेजर होना चाहिए, भाई सही से किया गया हो, कुछ भी छूटा ना हो, ठीक है। एप्रोप्रिएट प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी होती है अगर हमें हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है टाइम पर। और दे रखा है कि जो लेवल होता है ना मोटिवेशन का वो भी डिटरमाइन करना चाहिए कि जो आउटसाइड पार्टी है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करे, वो उनको अच्छे से रिम्यूनरेशन, क्योंकि देखो अगर गड़बड़ करे तो पेनलाइज करो, लेकिन अगर अच्छा काम करती है तो उन्हें अच्छा कंपनसेशन वगैरह दो। इससे क्या होगा वो मोटिवेटेड होंगे, काम को अच्छे से करेंगे, एफिशिएंट मैनर में करेंगे। अब बात आती है टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग की भाई आउटसोर्सिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 मतलब प्रकार बता रखे हैं यहाँ पे कि कौन कौन से, तो उनको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो पहला दे रखा है इसने कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ द एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो अपने कुछ काम को आउटसाइड एजेंसीज को दे देती हैं, ठीक है। ये जो एक्टिविटी डिलीगेट की गई ना आउटसाइडर्स को वो ना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती किसी भी बिजनेस के लिए। जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेती है ताकि वो एक्टिविटीज अच्छे से जो टाइम बचे वो अपनी मैनेजमेंट में लगा पाए, केयरफुल कंसिडरेशन वगैरह के कर पाएँ ताकि जो वेस्टेज वगैरह वो कम हो। और ये जो सर्विसेज होती है इसमें क्लीनिंग, वॉशिंग या छोटे मोटे और काम आ जाते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के लिए बीपीओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा आउटसोर्सिंग का टाइप बता रखा है आउटसोर्सिंग द सर्विसेज। इसके अंतर्गत बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनके साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करके चलता है, मतलब वो दी जाती हैं। वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड फॉर आउटसोर्सिंग, और आउटसोर्सिंग के अंतर्गत उनमें से एक सर्विस सेलेक्ट कर ली जाती है क्योंकि बहुत सारी सर्विस होती है जो बाहर से हम ले सकते हैं, ठीक है। और अब बाहर भी एजेंसी भी बहुत सारी होती है, तो ऐसी एजेंसी को चूज किया जाता है जो एक्सपर्ट हो अपने फील्ड में। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट वर्क होता है उसको असाइन कर देती है इन आउटसाइड एजेंसीज को। ये जो आउटसाइड एजेंसी होती हैं ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को उस काम को करने में, डिसीजन लेने में, स्ट्रेटेजी बनाने में, जिसके बेस पे जो मैनेजर है वो ऑर्गेनाइजेशन को रीडिफाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंपॉर्टेंट वर्क पर अटेंशन पे कर सकते हैं। फिर आता है इंश्योर्सिंग। पहले तो बात आती है इंश्योर्सिंग होता क्या। देखो पहले हमने काम बाहर दिया लेकिन वहाँ पे वो नहीं हो पाया, तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ही रिसोर्सेज वगैरह का यूज़ करके किसी काम को पूरा करने की कोशिश करती है, तो देखो टू एक्सपेंड इज प्रॉफिट बेस को बढ़ाने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज करे टेक्निक्स ऑफ इंसोर्सिंग। इसके अंतर्गत दिस वर्क एज एन अल्टरनेटिव टेक्निक की तरह काम करता है। इसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा ना इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं फर्म्स की, ठीक है। इसके बेस पे जो एक्सपर्टाइज और इफिशियंसी है वो मेंटेन की जाती है, एसेट्स को यूटिलाइज किया जाता है मैक्सिमम मैनर तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बस प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आए, प्रॉफिट बढ़े, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट वगैरह अचीव किया जा सके। फिर आती है कोसोर्सिंग। कहता है कि जर्नल आउटसोर्सिंग के कंपैरिजन में जो कोसोर्सिंग है ना वहाँ पे हाई डिग्री रिलेशनशिप होती है आउटसाइड पार्टी के साथ और मेन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। जब भी कोई वर्क
करवाया जाता है ना आउटसाइड पार्टी से, और वट एवर सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय दैट पार्टी, मतलब सर्विस या कोई भी काम, तो ऑलवेज गो इन द इंटरेस्ट ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर। वो किसके इंटरेस्ट में होता है? मेन ऑर्गेनाइजेशन की, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसका काम पूरा होना चाहिए। ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसने एग्जाम्पल दे रखा है कि जो आउटसाइड पार्टी है वो डिलीवर करती है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को। इसका मतलब है कि वो एम्प्लॉय ट्रांसफर कर रही है उन्हें, मतलब ट्रांसफर का मतलब ये नहीं, वो एक सर्विस दे रही है उसे, एक टाइप से कहें तो। और भाई वो ना बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने में हेल्प करती है, और ना उसे पूरी तरह अवेयरनेस होती है ऑर्गेनाइजेशन की काम वगैरह की। उन्हें मतलब जब एम्प्लॉयज वगैरह को अपॉइंट करते हैं तो उन्हें सब कुछ बताती है, इंट्रोडक्शन वगैरह करवाते हैं। लेकिन अगर वो फेल हो जाए मतलब एम्प्लॉयज वगैरह, तो उसके लिए जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन खुद होगी, ना कि एजेंसी। बेनिफिट बेस्ड रिलेशनशिप कहता है कि ये बेस होता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड पार्टी। हेयर बोथ द पार्टी इन्वेस्ट इन देयर रिलेशनशिप, यहाँ पे दोनों पार्टी अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, मतलब दोनों ही इन्वेस्ट करते हैं, दोनों ध्यान रखती हैं, दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए काम करती है पूरी इफिशियंसी से, एक्सपर्टाइज के साथ, ताकि जो प्रॉफिट है ना लास्ट में जो भी मिलेगा वो दोनों एक दूसरे में बांट लेंगी। ठीक है, इसीलिए इसको बेनिफिट बेस्ड रिलेशनशिप बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉफिट होता है ना उसको वो एक दूसरे में बांट कर चलती है। ठीक है, हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।